एट्थ हाउस को क्या बोलते हैं? मृत्यु का भाव बोलते हैं। सडन लॉसेस एंड सडन गेन हम यहाँ से देखते हैं। सडन कोई भी बड़ा लॉस हो जाना, या सडन कोई भी अचानक से गेन हो जाना, दोनों ही चीज हम यहाँ से देखते हैं। आपका इन लॉज, आपका ससुराल, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। अनल एरिया, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। और ऑर्गन मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, वो भी कौन हम सा यहाँ एरिया से। मैम? ससुराल के बाद आपने क्या बोला? अनल एरिया। डी फेम, किसी को डे फेम मतलब एकदम से कुछ ऐसा हो जाना कि अ, मतलब बदनामी हो जाना, डी फेम, वो भी एट हाउस से देखते हैं। ऑब्स्टिकल्स आना। विनीता मैम। आपकी एट, हाँ जी प्लीज। मैम थोड़ा हाँ स्लो मैम, चलें प्लीज। मैम एक मिनट मैम। यस यस प्लीज बोलिए। हाँ मैम, मैं ये कह रही थी मैम, आज ना आपकी भी क्लास है और हमने पहले ही ज्वाइन कर लिया था मैम, इनकी मानसी सर की भी क्लास है, अब क्या करें? अब क्या करें? आप क्लास में बैठे रहिए, कॉपी पेन से लिखते रहिए। हम आपका तो लिखते रहेंगे, उनकी तो रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल रही। आपकी तो एटलीस्ट मैम रिकॉर्डिंग तब भी आ रही है। और वो उनकी हाँ। पे क्लास शुरू हो जाएगी मैम, ये बहुत वो हो गया है मैम। ओके क्या आप ओके। करें? दोनों में लॉगिन कर लीजिए। जी। दोनों में लॉगिन कर लीजिए। कुछ अब भी पल्ले नहीं पड़ेगा ऐसे तो। समझ में नहीं आ रहा मैम, अब मेरी तो कुछ समझ में अनीता नहीं आ मैम, रहा। अनीता मैम मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली ये लास्ट क्लास में नहीं थी, तो इनको कुछ भी अभी पता नहीं है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का ही क्लास वो है, एस्ट्रोलॉजी का ही क्लास ये है। जी दोनों जी एक जी। ही, ये वास्तु का क्लास नहीं चल रहे हैं। तो जी जी जी। एस्ट्रोलॉजी का ही क्लास चल रहा है, सेम ही सब्जेक्ट है। हाँ। आप जी मैम। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वहां पे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जी। है। एस्ट्रोलॉजी का ओके मतलब मैम। सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है। जी जी। ज्यादा डिटेल में थोड़ी मतलब बाद में बात थैंक यू। करेंगे, बस सब्जेक्ट सेम है। आप लिख सकते हो, जो मैं बातें बोल रही हूँ आप कर सकते हो। मैडम ठीक है कौन सा सर। एरिया बोला आपने? थैंक यू मैम। सॉरी। इन लॉस के बाद कौन सा एरिया बोला? इन लॉज के बाद मैंने डी फेम बोला, तो डी फेम, बदनामी होना, है ना। ओके। आपका एज भी यहाँ से देखते हैं, कितनी उम्र रहेगी, ये यहाँ से देखा जाता है एट हाउस से। हमारे जो इंट्यूशन होती है, आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग होगी, ये यहीं से पता चलता है। आपकी आपकी इंट्यूशन के बारे में आप यहीं से जान पाते हैं। किसी का भी इंट्यूशन अगर आपको देखना है, एट हाउस अगर स्ट्रांग होगा बंदे का, तो उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हम एट हाउस से देखते हैं। अगर एट हाउस डैमेज होता है, दिक्कत होती है, एट हाउस में कोई प्रॉब्लम होती है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में किसी ना किसी टाइप का प्रॉब्लम आता है, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और एट हाउस को अभी देखिए, आज मैं एक और चीज बताऊंगी आपको कि हर हाउस को आपको ऐसे भी देखना है, जैसे छठा हाउस जो है, नहीं थर्ड हाउस मैंने क्या बताया था? सिबलिंग्स का हाउस बताया था। थर्ड हाउस क्या बताया था? सिबलिंग्स का हाउस बताया था ना। फोर्थ हाउस हाँ। माँ का हाउस। माँ, माँ के हाउस से थर्ड हाउस कौन सा बैठा? फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस कौन सा हुआ? फोर्थ फिफ्थ सिक्स। यानी कि आपके मौसी और मामा जी, आपकी मदर के जो सिबलिंग्स हैं, उनको आप कहाँ से देखेंगे? सिक्स हाउस से देखेंगे। अरे और हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? आपका इन लॉज का मैंने बताया कि इन लॉज को भी आप एट हाउस से ही देखते हैं।
और जैसे मैंने बोला था फर्स्ट हाउस असेंडेंट होता है, मतलब मैं खुद, और सेकंड हाउस उसका संचित धन होता है ना। तो वैसे ही एट्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, सेवंथ हाउस स्पाउस का होता है, और स्पाउस का धन, संचित धन, ये कहाँ से देखेंगे, सेवंथ का सेकंड जो हुआ, यानी कि एट्थ हाउस। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी का डाउरी देखना हो ना आपको, के जैसे कुछ लोगों का शादी 1 करोड़ 2 करोड़ का होता है कि इतना दहेज आ गया उनके पास, तो ये भी एट्थ हाउस से देखा जाता है, स्पाउस का धन, कि स्पाउस कितना धन कमा रही है या कमा रहा है, या फिर कितना लेके आ रही है, ऐसे भी, मतलब दहेज को भी आप यहीं से देखते हो, डॉवरी को भी आप देखते हो। और भूलना नहीं चाहिए मुझे, जिस जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ओकल्ट, ये भी यहाँ से ही है, ओकल्ट साइंस, एट्थ हाउस, जितनी भी हिडन चीजें होती हैं, एट्थ हाउस। जिनके बारे में हम ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, छुपाना पसंद करते हैं, एट्थ हाउस। और हाँ, एट्थ हाउस में अभी कुछ और ऐसा याद नहीं आ रहा, कुछ आएगा तो मैं भी ऐड कर दूंगी। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस को बोला गया है भाग्य भाव, भाग्य भाव, आपका लक, आप कितने रिलीजियस रहने वाले हो, स्पिरिचुअल रहोगे कि बस मतलब ऐसे ही। लॉन्ग जर्नी भी हम यहाँ से देखते हैं, हायर एजुकेशन भी हम यहाँ से देखते हैं, तीर्थ यात्रा, किसी किसी को देखो आप, वो साल के 4 बार तीर्थ यात्रा ही करते हैं, नाइन्थ हाउस प्रोमिनेंट। मैम मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी प्लीज। मैम इसके नोट्स मिलेंगे क्या? मैं सिर्फ आपको सुन लेती हूँ अभी, क्योंकि फिर मेरा दोनों काम नहीं हो पा रहा है। इसके नोट, मतलब गजेंद्र जी, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना? हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुन मिलेगी। के नोट्स बने, हाँ फिर कोई बात हाँ नहीं, हाँ ठीक हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी प्लीज। है, देन नो तो प्रॉब्लम, ये और ओके। अच्छा है, पता है, सुनोगे ना, वैसे कॉपी पेन लिख के थोड़ा बहुत लिखते रहिए, वो मैं नहीं मैम, बताऊंगी फिर वो वहां। एक ही काम होता है, लिखते जाऊं फिर मैं आपको सुन नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं सुन लेती हूँ, लिख मैं बाद में लूंगी। बस ठीक है, रिकॉर्डिंग दे देना। कोई नहीं, जिसमें ओके, आपको कंफर्टेबल होता है, ओके, जिसमें या आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लगती है, वो करो आप। थैंक यू मैम। आपको फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कितना फेवर मिलेगा आपको, नाइन्थ हाउस बताता है। आपके फैमिली रिचुअल्स, नाइन्थ हाउस, जिनका नाइन्थ हाउस वीक होता है, ये अपनी फैमिली रिचुअल्स को छोड़ देते हैं, ये कह के कि क्या ड्रामा है ये, क्या ड्रामा मचा रखा है, इसकी क्या ही जरूरत है। उनकी मदर फोन करके कहती है कि आज ये है बेटा, आज ये कर लेना, आज ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पे ये मतलब पुरानी प्रथा चली आ रही है, ऐसा ये होता है, और आप ये पूजा करना। वो फोन पे कहेंगे हाँ जी, उसके बाद बोलेंगे पता नहीं क्या ड्रामे हैं इनके, है ना, ये क्या है ये। तो नाइन्थ हाउस वीक, नाइन्थ हाउस वीक, और एक और चीज जानिए आप, नाइन्थ हाउस वीक तो मतलब लक फैक्टर भी गया। तो इसलिए अगर आप लोगों को लक इनहेंस करना है तो अपने रिचुअल्स पे बने रहिए। जितने भी बड़े लोग हैं आप देखो, जिनका मीडिया कवरेज करती है, वो अपने छोटे छोटे रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, और हम इनको ड्रामे बता के छोड़ देते हैं। अपने रिचुअल्स को फॉलो करोगे, सारी चीजों को जो भी आपके फैमिली के रिचुअल्स होते आए हैं, जो आपके दादा दादी करते थे, उनके पेरेंट्स करते थे, ग्रैंड पेरेंट्स करते थे आपके, उन पे बने रहोगे, आपका नाइन्थ हाउस वीक वीक नहीं रहेगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा, लक एनहेंस होगा आपका। क्योंकि नाइन्थ हाउस में जो मतलब नाइन्थ हाउस जो होता है बेसिकली जुपिटर का होता है। ऐसे ये भी मैं बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला है कि वो जुपिटर का होता है, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं।
तो इसलिए मैं ज्यादा उसे डिटेल में नहीं बता रही, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि 9th हाउस जुपिटर का भी हाउस होता है, इसलिए इसमें ये सारी चीजें हैं, तीर्थ यात्रा से जोड़ा गया है आपको। थाइज, बॉडी पार्ट्स में थाइज, बॉडी पार्ट्स में थाइज 9th हाउस से देखते हैं। से नीचे तक का एरिया जो पोर्शन होता है ना हमारे पैर में, लेग्स में, थाई से नीज तक का पोर्शन, ये हम 9th हाउस से देखते हैं। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस आपका कर्म का हाउस है, ऑक्यूपेशन का हाउस है, करियर का हाउस है। क्या करेंगे आप अपने जीवन में? वो वे, द वे जिससे आप कंट्रीब्यूट करेंगे समाज को, क्योंकि देखिए इनकम कहाँ से आता है? कुछ आप सर्विस देते हो, इधर किसी जॉब में किसी को सर्विस दे रहे हो, इधर कोई अपने सेल्फ सर्विस दे रहे हो, कुछ कुछ, तब आप समाज को सर्व करते हो किसी भी फॉर्म में, वहां से हमें जो एनर्जी मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैश लिक्विडिटी बोलते हैं। तो आप किस वे में जाके समाज को सर्व करोगे, ये वे जो है ये 10th हाउस बताता है। और इसको फाइंड आउट करने के बहुत अच्छे तरीके हैं, वो फर्दर क्लासेस में आपको बताऊंगी। वो इतना शॉर्ट नहीं है जितना लोग मतलब बोल रहे हैं। 11th हाउस आपके, सॉरी 10th हाउस फादर का भी होता है, क्योंकि क्यों है देखिए, 4th हाउस माँ का था, 4th हाउस माँ का था, उसके ठीक अपोजिट क्या था? 10th हाउस आता है, ये फादर का है, माँ के स्पाउस का है। और मोस्टली केसेस में माँ का स्पाउस ही हमारा फादर होता है, 99 केसेस में, 1% में कुछ और हो सकता है, बट 99। और ऐसे ही असेंडेंट, फर्स्ट हाउस आपका ऊपर बैठा है, उसके ठीक अपोजिट 7th हाउस आता है, वो आपके स्पाउस का है। तो माँ के स्पाउस कहाँ से दिखेंगे? उसके अपोजिट वाला हाउस, 10th हाउस, बिल्कुल सामने जो लगन से 7th जो बिल्कुल सामने है, वो आपके स्पाउस। तो 10th हाउस से हम अपने फादर को भी देखते हैं। 11th हाउस 11वां घर, आप वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। अब तो जाए सर, अब तो जाए सर, अब तो सबका सुना दिया। हमारे बीच में सर म्यूट कीजिए सबको। हमारे बीच में बहुत सुरीले लोग भी हैं, बीच बीच में सुर लगाते हैं। चलो, चलो ये मैं एंजॉय भी म्यूट कर जरूरी रहा है हूँ। मैडम, एंजॉय भी जरूरी है। हाँ। ठीक है। 11th हाउस को पढ़ते हैं। हाँ। 11th हाउस इनकम आप लोगों का को हाउस होता है। आप लोगों को आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 112 करके वो दिए हुए हैं एट्रीब्यूट्स। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। हाँ, मैं भी पढ़ लूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है जरा। हाँ, आय, लाभ, उपलब्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति। ओके। आय मैंने वही हिंदी में मतलब इनकम, आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ से देखते हैं, आपका बड़ा भाई यहाँ से देखते हैं, आपके फ्रेंड्स भी यहाँ से देखते हैं। और कौन? पुत्र वधु इसमें लिखा हुआ है, मतलब आपके बेटे की पुत्र वधु उसी को बोलते हैं ना, बेटे की वाइफ। हाँ। और लेफ्ट ईयर, उल्टा कान, क्रॉनिक डिजीज को भी यहाँ से देखते हैं, क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज को यहाँ से देखेंगे। आपकी प्रॉफिट, मैंने बताया कि आपको कितना मतलब
कैलकुलेशन होता है ना कि कोई आप कुछ कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर कितना, उसमें जो प्रॉफिट वाला पार्ट होता है, प्रॉफिट वाला पार्ट, वो आप 11th हाउस से देखते हो। 12th हाउस, 12th हाउस होता है एक्सपेंडिचर्स का, लॉसेस का, हॉस्पिटल, कितनी बार हॉस्पिटल जाओगे आप, ये आपको 12th हाउस से पता चलता है। आपके फॉरेन जर्नी का, आपका फॉरेन, आप घूमने जाओगे कि फॉरेन सेटल होगे, फॉरेन से रिलेटेड हम यहाँ से देखते हैं, 12th हाउस से देखते हैं, फॉरेन सेटलमेंट को देखेंगे। डिटैचमेंट, 12th हाउस में केतु डिटैचमेंट करता है, डिटैच कर देता है सब चीजों से, डिटैचमेंट। क्योंकि जो यहाँ पे अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं, अभी कोई भी कंफ्यूज मत होना कि काल पुरुष कुंडली ये क्या बोल दिया। काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में मीन राशि है, जो कि अपने आप को डिटैचमेंट की राशि ही बोला जाता है। वो बहुत डिटैच रहते हैं। क्यों रहते हैं वो मैंने एक क्लास में बताया था, मैं फिर से बताऊंगी। बहुत डिटैच रहते हैं। मैम क्या इसका रिमेडी हो सकता है क्या? किसका? डिटैच ये भी रहने जो, का? जी 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 मैम। मीन लगन है आपका? एक मिनट सर, गजेंद्र सर है क्या क्लास में? हाँ जी मैडम बोलिए। नीलिमा जी का फोन आया था अभी, इसीलिए मेरी आवाज बंद हो गई थी। वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, एक बार प्लीज देख लीजिए। नीलिमा जी, मुंबई मेरे से। पास कोई इनविटेशन नहीं आया हुआ मैडम। अगर एक्चुअली क्या है कि उनका इंटरनेट स्लो हो सकता है, तो मैं उनको फोन कर लेता हूँ पर्सनली। हाँ हाँ, अब अजय एक जी, बार देख मेरे लीजिए। मेरे साथ भी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने रिस्टार्ट किया है अपना फोन, तब हाँ आया रीस्टार्ट, है। मैंने हाँ, बहुत उनको भी उनसे बोल भी दीजिएगा किया। रिस्टार्ट कर ले। मेरे साथ भी वही दिक्कत हो रही थी, कनेक्ट नहीं कर रहा, रिस्टार्ट किया तो कनेक्ट हो गया। मैं इनको पर्सनली, वैसे मेरे पास नंबर सेव है, मैं एक बार लिंक पे भेज देती हूँ। आप बोलो, उनको ज्वाइन कर लेंगे। है, नीलिमा जी का फोन आ रहा था। ठीक है मैडम। ठीक है, चलो वापस होते हैं हम लोग। तो मैम, बेड प्लेजर्स भी हम यहाँ से देखते हैं। किसी ने कुछ बोला क्या? हाँ मोनिका बोल रही हूँ। मैम, जी जी। आपने 11th हाउस में बोला क्रॉनिक डिजीज होगा, तो हम्म। मैम 8th हाउस में भी तो क्रॉनिक डिजीज ही बताते हैं। किसमें? 8th हाउस में। 8th हाउस में? 8th हाउस में छोड़ो, मृत्यु तुल्य कष्ट। हाँ, अच्छा। अगर हिंदी में बोले ना, मृत्यु तुल्य कष्ट, वो वहां से हाँ, आते हैं। हाँ। और उसमें बीमारी का नहीं आता है क्या मैम? वो काफी हम, सीवियर बीमारी आती है वहाँ पे। एट्थ हेलो। हाउस में, एट्थ हाउस में मैडम काफी सीरियस वाली जो बीमारी आती है ना, वो एट्थ हाउस से आती है। हेलो हाँ, अच्छा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ हाँ। हाँ, तो ये हुआ 12th हाउस। 12th हाउस से मैंने बताया, हाँ बेड प्लेजर, इसको हम यहाँ से देखते हैं। अगर 12th विनीता जी आवाज स्लो हो गई है आपकी। करने को मैं बताऊंगी माइक, आपको। विनीता जी आपकी आवाज। कपल्स होते हैं, उनकी शादी खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ 12th हाउस। 12th हाउस अट्रैक्टिव होने की वजह विनीता जी ये आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जो कपल्स होते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मैम को हमारी भी आवाज नहीं आ रही। हाँ मुझे लग रहा है। एक मिनट, तो ये एक थे मिनट। हमारे 12 घर, और विनीता इसमें जी, अभी विनीता जी आवाज नहीं आ रही, दूर से बोल रहे हो। आपका माइक, मेरे को लगता है कि आपको मैं ईयरफोन की अभी वो और भी बैटरी चीजें खत्म हो बताऊंगी। गई है शायद। चार्ज हेलो, नहीं हो। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ वो हेड, आपके हेडफोन की आई थिंक बैटरी ना खत्म हो गई हो।
नहीं 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 नहीं, हेडफोन तो मेरे घर में एक है ना, ये सुपर नोटी, ओके ये मेरा ओके। हेडफोन के भाग गई थी। हाँ, हाँ, ये इस ये वजह से, ये चली गई। ये मेरे घर में एक छोटी मैडम है, ये बहुत एंजल। नोटी है। हाँ 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 हाँ। और ये एक्चुअली ये फिट पर फिट है। तो इससे मेरे हेडफोन मेरे कान से निकाल लिए, तो ये पूरा दिन इनके साथ खेलती रहती है एक्चुअली, इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, तो वेरी सॉरी। इस सब, ठीक है, 12th हाउस सबका हुआ या वो भी छूट गया? वो छूट हो गया गया ना? मैम। नहीं, 11th हाँ, हाउस मैम आप रिपीट कर। दोबारा, 11th हाउस से आप दोबारा करवा दीजिए। ठीक है ठीक है, मैं एक बार 11th हाउस से फिर से बोल देती हूँ। 12th हाउस होता है हमारे एक्सपेंडिचर्स का, हॉस्पिटलाइजेशन का, बेड प्लेजर का, फॉरेन सेटलमेंट का। आप फॉरेन में घूमने जाओगे सिर्फ ऐसे ही कि वहां पे सेटल्ड होगे, ये हम बारहवें घर से देखते हैं। डिटैचमेंट का, सर ये आपकी बार बार नोट की गड्डी आती है, मुझे बड़ा डिस्ट्रैक्ट करती है ये। ये वास्तु है मैडम, ये फोन का वास्तु है। हाँ, तो ये 12th हाउस के कुछ पॉइंटर्स थे, और फॉरेन जर्नी मैंने उसमें बता दिया आपको। लेफ्ट लेफ्ट आई, लेफ्ट आई, ये नोट कर लीजिए, शायद मैंने नहीं बोला पहले, लेफ्ट आई। ठीक है, ये 12 घर हो चुके हमारे। अभी हम आगे चलते हैं, अभी हम और कुछ चीजें इंटरेस्टिंग कुछ बताऊंगी मैं आपको। पर वो टेंशन ना लें जिनकी ये रिक्वेस्ट थी कि हमें कुछ आ नहीं रहा था, मतलब वो, मैं अभी आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी समझने में आसानी हो, है ना? तो क्या आप, एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, मतलब आपको ये प्लैनेट चलते कैसे हैं, प्लैनेट काम कैसे करते हैं, ये हमें जानना, ये समझना, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अभी आप एक पेज पे सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, उनके नाम लिख लीजिए। ये भी मुझे बोलने पड़ेंगे या इतना आता है सबको? नहीं, इतना तो आता मैं ही है। स्क्रीन मैं स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ मैडम, कोई बात नहीं, वो है अपने पास। हाँ, बस अब चलो पेज मैं लगा। इसको ऐसे बता देती हूँ, जो हमारी राशियां हैं ना, अ, जो हमारी राशि हैं, उनके लॉर्ड एक बार, क्योंकि कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि उनको बिल्कुल जीरो से ही नहीं आता है, तो मैं एक बार बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। हमारी जो फर्स्ट नंबर राशि है मेष राशि, एरीज। मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल। सेकंड वृषभ, टॉरस, ये वीनस। थर्ड जेमिनाई, हिंदी में बोलते हैं मिथुन। बुध। बुध, ये कांट ज्वाइन। उनको सर रीस्टार्ट बात के लिए जो भी बात बोलता है कर लीजिए तो, एक बार, गजनी सर बात कर लीजिए, मैडम परेशान है, कैरियर नॉट एबल टू ज्वाइन। मैडम उनको बोलना रीस्टार्ट कर ले। एक्चुअली मेरे पास नंबर नहीं है, कौन से वाले नंबर से अच्छा फोन ठीक कर है, रहे हैं। 1 मिनट में 1 मिनट में बोल देती हूँ, ये बार बार मुझे मैसेज डाल रही है, मैं बोल देती हूँ इनको, 1 मिनट। आप फोन रिस्टार्ट करने के लिए बोल दीजिए। गनु धानु बहुत परेशान कर रहे हैं। हेलो, हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? बोल बिल्कुल दिया मैंने बिल्कुल। उनको सर, वो रीस्टार्ट करके ज्वाइन करने के लिए बोल दिया। तो ये था हमारा, कहाँ तक पहुंच गए थे हम? मरकरी, मिथुन तक ना। उसके बाद है हमारा कैंसर साइन, कर्क राशि। ये मैंने स्क्रीन भी लगाई है।
लगाई है आपने? वेरी गुड। तो आप फटाफट फटाफट देख लीजिए इसको एक बार, जिनको कुछ बेसिक चीजें नहीं पता है। लियो, सूर्य इसके लॉर्ड है। फिर वर्गो है, वर्गो की लॉर्ड कौन है? बुध है। लिब्रा है, शुक्र है। स्कॉर्पियो, मंगल, अगेन सजिटेरियस, फिर गुरु, फिर कैप्रिकॉर्न, फिर सैटर्न, एक्वेरियस, सैटर्न, और फिर पाइसेस, गुरु। अब आप ये देखिए कि 1 से लेके 8 तक जो है, ये हमारे सारे प्लैनेट आ गए। उसके बाद आए 9वें नंबर पे गुरु, और जब गुरु आए तो फिर शनि आए 2 राशि में और एक में लास्ट में आ गए। तो आपको 8 तक ऐसे ही याद कर लेना है। ये आपको नंबर से जल्दी याद हो जाएगा कि 1 और 8 के लॉर्ड है मंगल, 2 और 7 के लॉर्ड है शुक्र, 3 और 6 के लॉर्ड है बुध, चौथे के अकेले चंद्रमा, चौथा चंद्रमा जी को एक ही घर में लाए। 5वें लियो, सूर्य, और 9 और 12 जुपिटर की राशि है, और 10 और 11 शनि जी की राशि है। ये मिल जाएगा, अगर किसी ने नहीं भी लिखा है ये मिल जाएगा। गजेंद्र जी एक एक सेकंड बस, मुझे 1 सेकंड चाहिए। हाँ, 1 मिनट बस। ठीक है मैम। मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि इंग्लिश में भी साथ साथ लिख लेना, हिंदी में भी है, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं तो शेयर कर ही दूंगा आप लोगों को पीडीएफ। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश में भी पता होना चाहिए प्लेनेट्स के नाम, और हिंदी में भी हो तो बेटर है। और ये ऐसा ही है, बिल्कुल इजी इजी है इनको लर्न करने का। इनके लोड के 1 नंबर राशि, आप लोगों को ना नंबरों से ज्यादा लोड याद करोगे तो बेटर है। हाँ, वो ज्यादा इजी हो जाता है नंबर से ना, इसीलिए मैंने हाँ बताया आपको ऐसे ही याद करने हैं। जैसे मैंने बताया ना, 1 और 8 मंगल, 2 और 7 शुक्र, 3 और 6 बुध, चौथा चंद्रमा, 5वां सूर्य, ये बिल्कुल आसान है। ऐसे। और 9 और 12 गुरु, और 10 और 11 शनि। ये एक टेबल के जैसे आपको याद हो जाना चाहिए। अब हम ये थोड़ा सा और चीजों को जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या बेसिकली। जो आकाश, मतलब जो 360 डिग्री का आकाश है हमारा, इसको डिवाइड किया गया है। कितनी? 12 राशियों में। 12 राशियों में डिवाइड किया गया है। तो 360 को जब 12 में डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री का एक आता है। जो हमारा एक हाउस देखते हैं ना हम, जो हमने पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके जो हाउस पढ़ा था, वो 30 डिग्री का है। अब जब किसी भी पर्सन का बर्थ होता है, तो ईस्ट साइड, पूरब की दिशा में जो राशि उस टाइम होती है, वो इस बच्चे के फर्स्ट हाउस में आ जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ईस्टर्न साइड में जो उस टाइम राशि होगी, वो जो जिस जातक का अभी जन्म हुआ है, वही राशि उसके फर्स्ट हाउस में आ जाएगी। ठीक है। अब ऐसे फिर ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी। 2 घंटे बाद ये चेंज हो जाता है, 2 घंटे बाद वो राशि उसके 12वें घर में पहुंच जाएगी। फिर ऐसे करके वो इस तरीके से चलेगा। अभी हम ये जो प्लैनेट्स हैं, इसमें ये जानते हैं कि सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है, जो सबसे जल्दी चलता है, वो कौन सा प्लैनेट है? मून है। सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, क्योंकि मून को मन का कारक बोला गया ना। और मन कितनी फास्ट चलता है, मतलब आप धड़ाधड़ धड़ाधड़, अभी आप दिल्ली में थे, अभी आप सोच में स्विट्जरलैंड घूम रहे हो। समझ रहे हो कितना, मतलब कितनी जल्दी पहुंच गया। तो मून सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, और सबसे स्लो चलने वाले प्लेनेट जो है वो शनि महाराज जी है। और जो सूर्य और चंद्रमा है, ये लाइट देने वाले प्लेनेट हैं, ये सबको पता है। लाइट, तो हम इनको ल्यूमिनरीज भी बोलते हैं। लाइट देने वाले प्लेनेट है ना। और राहु केतु नॉर्थ है, शैडो प्लेनेट, नोट्स हैं ये। मून जो होता है, अभी आप ये लिखो, मून जो है 2.5 दिन में एक राशि का चक्कर लगाता है। तो एक राशि को 2.5 दिन में किया,
और राशि कितनी है 12। तो कितने दिन अप्रोक्सीमेटली लगते होंगे मून को पूरा राशि चक्र को घूमने में? कैलकुलेट करो, करेगा कोई? चलो इतना नहीं दिमाग लगाओ, मैं हेल्प कर देती हूँ आप लोगों की। 30 दिन। 28 से 30 दिन। 30 दिन। 28 से 30 दिन लग जाते हैं। 2.5 दिन में मून एक राशि से निकलते हैं। 12 राशि चक्र, 12 राशियों का जो पूरा राशि चक्र हमारा है उसको उनको चक्कर लगाने में लगभग 28 से 30 दिन लगते हैं। और शनि महाराज, क्योंकि मैंने बोला सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट मून है और सबसे स्लो जो चलते हैं वो शनि है। शनि महाराज जी एक राशि को कितने दिन में पार करते हैं? 2.5 साल में। जो 2.5 दिन में मून कर रहे थे ना, सॉरी, मून 2.5 दिन में एक राशि को कर रहे थे, ये शनि महाराज जी 2.5 साल लगाते हैं एक राशि को। और इसीलिए शनि से सब लोग डरते हैं। रीजन क्यों है? क्योंकि अगर ये अच्छा करेंगे तो ये सोचो कि 2.5 साल कितना अच्छा 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 है। बट अगर ये बुरा करेगी तो 2.5 साल कितना बड़ा पहाड़ लगता है। क्योंकि 2.5 साल का पीरियड आपकी लाइफ का एक अच्छा खासा पीरियड है। अगर किसी को परेशान करने लगे वो 2.5 साल बच्चे, उसके लिए टॉर्चर हो सकता है। तो इसीलिए लोग शनि से बहुत घबराते हैं। क्योंकि बाकी अगर प्लेनेट कोई बुरा कर भी रहा है तो वो क्या है, फास्ट मूविंग है कि जल्दी से कहीं अच्छी जगह भी पहुंच जाएगा। बट शनि महाराज जी तो एक राशि में 2.5 साल तक बैठे हुए हैं। तो इसलिए उनका इफेक्ट हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बुरा होगा तो 2.5 साल तक बुरा होता रहेगा, अच्छा होगा तो 2.5 साल तक बहुत अच्छा होता रहेगा। फिर जुपिटर, जुपिटर को 1 साल लगता है एक राशि का चक्कर लगाने में। 30 दिन में वो एक राशि का चक्कर लगाते हैं और 1 साल पूरा राशि चक्र। सॉरी, मैंने गलत बोला कुछ। अ, एक राशि का चक्कर लगाने में 1 साल लगता है, 12 साल लगते हैं उनको पूरा राशि चक्र में। मैंने ऐसा ही बोला था या कुछ गलत बोल दिया था शायद, जो भी। अब ठीक बोला आपने। हाँ हाँ हाँ, वो मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद। इसीलिए जब ये कुंभ का मेला 12 साल बाद क्यों आता है? क्योंकि जब जुपिटर कुंभ राशि में आते हैं उस साल ये कुंभ का मेला लगता है। और 12 साल बाद वो राशि का चक्कर लगा के वो वापस जब कुंभ में आते हैं तो 12 साल बाद कुंभ का मेला। सुना है ना सब लोगों ने कुंभ का मेला? जी। सुना है? कोई हाँ जी ना जी बोल दीजिए प्लीज, लगे कि हाँ मैम, सुना है यस सुना है। मैम, यस मैम। हाँ 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 हाँ। तो कुंभ का मेला इसीलिए 12 साल बाद आता है क्योंकि जुपिटर एक राशि से जब दूसरी राशि में 12 साल बाद आते हैं, 12 साल बाद आते हैं, उस साल वो कुंभ का मेला लगता है। जब आप लोग बीच में कुछ बोलते हो तो मुझे लगता है कि हाँ आप सो नहीं रहे हो। मुझे लगता है नहीं तो आप सब लोग एक छोटी सी नैप ले लिए। नहीं मैम, सुन रहे हैं। ठीक है। मार्च, मार्च जो है 45 डेज लेता है, 45 दिन लेता है एक राशि। 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं, एक राशि का चक्कर लगाने में उनको 45 दिन लगते हैं। मरकरी अगेन 27 से 28 दिन में एक राशि का चक्कर लगाते हैं। वीनस 27 से 30 दिन। इसीलिए जनरली आप देखोगे जितने भी आप होरोस्कोप देखते हो सब में वीनस और मरकरी लगभग 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 पास दिखेंगे, या तो साथ या तो एक घर आगे या एक घर पीछे। ऐसा कभी नहीं दिखेगा कि मरकरी 8वें घर में है और वीनस 12वें घर में है, वो नहीं होगा। यहाँ तक समझ आया सब लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट आवाज है? आई? मैडम चली गई थी बीच हाँ में। यस मैम, सर। हाँ सर। हाँ हाँ। यहाँ सर। तो ओके, क्योंकि ये है ना 27, एक्चुअली ग्रामर है, ये आप लोगों को बेसिक आना जरूरी है।
अगर आप लोगों ने अपने पास नोट कर लिया राशियों के गुण और आपको प्लेनेट के गुण और हाउसेस के गुण, आप है ना मोर देन 50% अपने आप को एस्ट्रोलॉजर समझ लेना। कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर आ जाए सामने, जितने ज्यादा गुण आपको पता होंगे जिस हाउस के, जितने प्लेनेट्स के और किसी राशि के जितने ज्यादा गुण पता होंगे, उतना क्लियरिटी आएगी माइंड के अंदर। सामने वाला कोई क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन फिक्स है आप लोगों के, एक बात ध्यान रखना हमेशा, क्वेश्चन फिक्स है। हर एक हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स है, बस उनके जो आंसर है वो चेंज होंगे समय के साथ। ठीक है, कंटिन्यू मैम। हाँ जी, तो मैंने बताया वीनस भी 27 से 30 दिन लेता है एक राशि के चक्कर लेने में, इसीलिए ज्यादातर जितने भी चार्ट आप देखोगे कि मरकरी और वीनस में ज्यादा गैप नहीं होता है। या तो एक घर में साथ में बैठे होंगे या एक घर आगे और पीछे मिलेंगे आप, क्योंकि दोनों की जो स्पीड है वो लगभग लगभग सिमिलर है, सेम ही जैसी है, थोड़ा बहुत ही फर्क आता है। नेक्स्ट हमारे जो शैडो प्लैनेट्स है, राहु एंड केतु, ये 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं, 18 मंथ। और इनके साथ एक और चीज है, शायद पिछली क्लास में बोला था, ये रेट्रोगेट मतलब कि ये उल्टा चलते हैं, कि जैसे दूसरे प्लैनेट्स होंगे एक राशि से, मान लीजिए कि एरीज से चले, टॉरस में आएंगे, फिर जेमिनाई में आएंगे, ऐसे हैं। बट अगर राहु और केतु हैं, ये अगर एरीज से चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, पाइसेस में जाएंगे, ऐसे करके ना उल्टा चलेंगे। समझ में आया? राहु केतु उल्टे चलते हैं, और रेस्ट जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, राहु केतु क्योंकि नॉर्थ है, ये उल्टे चलते हैं। और रेस्ट जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सीधा चाल चलेंगे, एरीज से टॉरस, टॉरस से जेमिनाई, जेमिनाई से कर्क, ऐसे करके ना ऐसे ही चलेंगे। मैं रेट्रो का थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं मैम, एक मिनट दे दीजिए मुझे। हाँ 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 हाँ। हाँ, ये मैम देखिए जो एक सेकंड में एक जब आपको चीज सुनाई दे। मैम, ये सूर्य का कितना बताया आपने, कितने डेज का है सूर्य? सूर्य 30 दिन। 30 डेज। यस। आप वो कौन सा मकर संक्रांति होती है ना 13 जनवरी को, हाँ है मैम, ना? हाँ, हाँ 14 जनवरी। तो सॉरी, 13 जनवरी को लोहड़ी होती है, मकर संक्रांति होती है। हाँ, मकर संक्रांति वो वापस से 1 साल बाद आती है, क्योंकि वो तभी मनाई जाती है जब सूर्य पूरा 1 साल का चक्कर लगा के वापस उस राशि में आ जाते हैं, तो हम मकर संक्रांति मनाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी जुपिटर का बताया ना, कि जुपिटर जब पूरा 12 साल में वापस से एक राशि में आएंगे तो 12 साल बाद कुंभ का मेला लगेगा। वैसे ही मकर संक्रांति जो मनती है वो पूरा ये राशि चक्र पूरा चक्कर लगा के जब सूर्य महाराज पहुंचते हैं, फिर 14 जनवरी को हमारी मकर संक्रांति आती है। क्योंकि इनका स्पीड फिक्स है, 1 दिन में 1 डिग्री, 1 दिन में 1 डिग्री। तो 30 डेज में एक राशि हुआ, क्योंकि 30 डिग्री का एक राशि है ना हमारा, तो 30 दिन में पूरा एक राशि का चक्कर लगाते हैं। और ऐसे ही फिर पूरा साल में चक्कर लगा के वो 1 साल बाद वापस उस राशि में आते हैं, तब हम मकर संक्रांति मनाते हैं 14 मैम पर जनवरी को। राशि में जैसे कि नक्षत्र भी डिवाइड किए हैं ना, एक राशि का 2.25 की हाँ पौने, नक्षत्र, हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो नक्षत्र फिर भी वो, डिवाइड किए हैं। तो उसको हाँ, कैसे मतलब हम कैलकुलेट करके देखते हैं फिर? वो नक्षत्र में, अच्छा देखिए 12 राशियां हैं जी, और 27 उनमें नक्षत्र 27 हैं। नक्षत्र है। हाँ, तो 27 नक्षत्र को 12 में हमें डिवाइड करना है, टू कितना पॉइंट होगा? 2.25 या मतलब हाँ, 2.75 या 2.5 के हाँ आसपास एक बैठता हाँ है ऐसा रहता हाँ है। एक राशि हाँ में। हाँ हाँ। तो वो हमारे एक राशि में नक्षत्र आते हैं, 2.5 नक्षत्र हमारा, जैसे फर्स्ट कृतिका नक्षत्र जो होता है ये मेष में आता है। अब आपके पूरे होरोस्कोप में मेष जहाँ पे भी होगा वहां पे कृतिका नक्षत्र होगा, भरणी नक्षत्र होगा, ऐसे करके ना। ये आपको नक्षत्र भी का भी चैप्टर आएगा, लेकिन जितने नए बच्चे बैठे हुए हैं ना, मतलब आई एम सॉरी मेरे मुंह से बच्चे निकल जाता है, जितने नए स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, वो अभी घबरा जाते हैं ऐसी बातों को, तो डरना नहीं है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत तब पढ़ेंगे जब आपको नक्षत्रार्थ बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम एकदम मैं नक्षत्रार्थ के ऊपर ना आपको हर नक्षत्र के ऊपर एक स्टोरी बताऊंगी, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि ये नक्षत्र कैसा है, क्यों है, ऐसा क्यों है, सब।
उसके सब चरण कुछ भी समझ में आएगा। उसके चरण भी बताए जाएंगे, उसके पद भी बताए जाएंगे, नो वरी, सब एवरीथिंग। सब जी, हम एस्ट्रोनॉमी जैसे कि 4 पद काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैडम फोर्थ, है ना, एक तो एक वो बात और मतलब। एक बात और देख लीजिए, आप जब नक्षत्र देखते हो, नक्षत्र देखने के बाद क्या देखते हो? राशि देखते हो कि नहीं? सॉरी, जी उसका प्लेनेट देखते हो कि नहीं? वो प्लेनेट जी किसके राजेंद्र प्लेनेट में सर, है वो? आप राजेंद्र सर बस एक चीज सुन लीजिए, आप 1 मिनट बोलिए, मैं 1 मिनट में वापस आ रही हूँ। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आप मतलब एक जो बेसिक वाली क्लास है ना, उसके अंदर अभी नक्षत्र का चैप्टर हम छेड़ना नहीं चाह रहे मैडम, ठीक है? किसी को भी अगर कोई ऐसा डाउट है कि भी नक्षत्र सीखने ही है, पहले नक्षत्र सीखने, तो वो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से करें, उनके लिए कंफ्यूजन वाली स्टेज क्रिएट हो जाती है। बाकी ये है कि 27 नक्षत्र मैडम ने बताई है कि उनको आप 12 हाउसेस से डिवाइड कर लो, तो उसके बाद हर एक उसमें आपको किस नक्षत्र के अंदर कौन सा प्लेनेट, कौन सा उसका प्लेनेट स्वामी है, उसके उसके गुण धर्म, उसकी वो क्वालिटी, वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कौन से चरण के अंदर है। तो वो चरण पद और वो सब मतलब एक वो माइक्रो लेवल की वेरिफिकेशन है किसी चार्ट की। माइक्रो लेवल की वेरिफिकेशन पे जाने के लिए आप लोगों को उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जिसको अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपने उसका लगन चार्ट देखा, और उसका आपने गोचर भी देख लिया, उसका आपने महादशा देख लिया, अंतर्दशा देख लिया, और फिर प्रिडिक्शन आप कर रहे हो। अगर वो प्रिडिक्शन मैच नहीं कर रही, ठीक है, मोर देन 70-75% वहीं से मैच होती है। अगर वो प्रिडिक्शन मैच नहीं कर रही, फिर वो फलित करने के लिए, मतलब जो किस समय पे होगा, कौन सा प्लेनेट किस नक्षत्र में होगा, वो टाइम की वेरिफिकेशन के लिए नक्षत्र तक जाते हैं। ओके सर। ठीक है ओके मैम। सर। इट्स ठीक है सर। इट्स लाइक दैट। आप फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि 12 जो बॉक्सेस है ना, एक लेमैन, एज ए लेमैन मैं बता रहा हूँ आपको, एक आम आदमी जो नया सीख रहा है, 12 बॉक्सेस हैं, कौन सा प्लेनेट किस बॉक्स में बैठा है, उस बॉक्स में बैठ के वो प्लेनेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। उस बॉक्स के जो उस बॉक्स से रिलेटेड है, वो वहां के तो देगा ही गुण धर्म, और उसके बाद जहां उसकी दृष्टि है, वहां पे भी इम्पैक्ट डालेगा। ये सारी चीजें है ना, कोरिलेटेड है। मतलब आपको उसकी डिग्री भी देखनी है, उसके आपने बल भी देखना है, कारक मारक भी देखना है। वो सब चीजें है ना, वन बाय वन आएगा। लगभग लगभग आपको 10 से 12 क्लासेस, 12 से 15 क्लासेस आपको बेसिक वाली देनी ही पड़ेगी, नहीं तो उस मोड तक जा ही नहीं सकते कि आप प्रिडिक्शन करो। सर अभी एक छोटा सा टॉपिक और करके मैं आज की क्लास को फिर क्वेश्चन आंसर लूंगी। डन मैडम। एक छोटा सा टॉपिक मैं आज आपको बताती हूँ। जैसे हमारे 5 एलिमेंट है। अब 5 एलिमेंट सुन के ये लोग मत सोचना कि मैडम तो वास्तु पढ़ा रही है। 5 एलिमेंट सब जगह है, जानिए, आपकी बॉडी में है, आपके घर में है, हाँ, आपकी राशियों में भी है। कैसे ये काम करते हैं राशि में, आप इसको एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज करते हैं, आपको आज मैं बताती हूँ कि इसको। और आज आपको ना पता चलेगा, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ तो है कि मैं जहाँ बोल के आ जाती हूँ वो हो जाता है, तो वो क्यों होता है ये इस पे से अभी पर्दा उठेगा। तो 5 एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट है फायर एलिमेंट। अब आपको फायर लिखना है, और उस फायर मतलब क्या होता है इसको जानिए। अभी इसको हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि ये मैंने तत्व आपको आज क्यों पढ़ाए थे, उसको एस्ट्रोलॉजी में हमें कैसे लगाने हैं। तो फायर मतलब क्या, सबसे पहला चीज, फायर मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सबसे पहला पॉइंट होता है फायर मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो इसको हम राशि पे कैसे लगाएंगे, कि मैं अभी आपको फायरी साइन भी बताऊंगी कि फायरी साइन कौन से होते हैं। तो जो वो साइन है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड तो है ही, ये मान लीजिए। अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं तो जाके उनका हाथ पकड़ लीजिए, वही आपको निकालेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन देने के लिए भगवान ने उनको धरती पे भेजा है। हर आदमी की डिपार्टमेंट भगवान ने फिक्स किया है, उस सॉल्यूशन देना ये फायर ओरिएंटेड पर्सन का दाएं हाथ का खेल होता है, क्योंकि भगवान ने वो सॉफ्टवेयर लगा के भेजा है उसके अंदर। तो सबसे पहली चीज है इनके अंदर। अब सिर्फ ये मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, अभी इसका नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगी, है ना, ऐसा नहीं कि मैं मेरा फायरी साइन है तो सब अच्छा ही होगा, कुछ बुरा भी होता है। दूसरा, शॉर्ट टेम्पर्ड।
अब भाई फायर है तो टेम्पर तो ऑब्वियस है, नाक पे। मैंने बोला ना, अगर हस्बैंड पिज्जा लाए तो उसमें तो कमी दिखती है, और ढोकला लाए तो कमी दिखती है कि ये भी कोई लाने की चीज है। वो कहते हैं यार तुम बोल रही थी कि हेल्दी चीज लेके आओ, तो मतलब वो चीज। तो हमारा क्या है, शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब हमारा मतलब, मैं फायरी साइन की बात कर रही हूँ, बट वो ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि मैं हूँ फायरी साइन। फिर फिर एक और चीज बहुत अच्छी है, लॉजिकल। लॉजिकल, हवा में बात नहीं करते, हर चीज का लॉजिक है। वो लॉजिक जब तक सामने वाले के दिमाग में घुसा नहीं दे, फायरी साइन पीछे नहीं जाएगा, आप मान लीजिए। लॉजिकल बहुत होता है फायरी साइन। अगर फायरी साइन आपका असेंडेंट है और ये असेंडेंट लॉर्ड भी अच्छी जगह बैठ गया है, आपसे ज्यादा लॉजिकल कोई नहीं हो सकता, आपसे ज्यादा टेम्पर्ड ऑब्वियस है, क्योंकि अब आपका राशि लॉर्ड भी अच्छा बैठा है और आपका फायरी साइन भी है असेंडेंट में। मतलब असेंडेंट मतलब लगन होता है, जो मैंने फर्स्ट हाउस बताया था, है। तो अब आप शॉर्ट टेम्पर्ड बिल्कुल हो गए, बात बात पे ब्लास्ट हो जाते हैं आप। सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप 100% हैं। इन लोगों के नाम के आगे लिख सकते हो आप। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी हर लाइन में होता है कि आई एम अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। और मैं, भगवान मुझे पता नहीं कहाँ से देता है, बस दे देता है, और जो मैं बता देती हूँ वो हो भी जाता है। तो ये इनके अंदर सॉफ्टवेयर आता है, ऐसे ना फिट करके भेजते हैं भगवान जी। फिर है अर्थ एलिमेंट। अभी ये राशियां भी हम इसमें देखेंगे कि कौन आदमी की क्या स्पेशलिटी है। आपको धीरे धीरे इससे समझ में आएगा, इन एलिमेंट से समझ में आएगा। मैम मैम अर्थ ये एलिमेंट एलिमेंट क्या है? दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दे, बस थोड़ा सा हल्का से ऊपर है। फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व सबसे पहले सॉल्यूशन ओरिएंटेड, तो इसीलिए मैं राशि बार कौन बार सी बोलती रिलेट हूँ। करेंगे मैम इसके साथ? वो भी मैं बताऊंगी, आप टेंशन ओके। क्यों ले रहे हो? आप एकदम नेक्स्ट चैप्टर पर क्यों पहुंच रहे हो? अभी आप बस जानिए, वो बताऊंगी सारा। मैंने बताया ना, नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी पता चल जाएगा कि बहुत सारी चीजों से समझ में आ जाएंगी, डायरेक्ट डायरेक्ट समझ में आ मुझे जाएंगी लगा कि चीजें। मैंने स्किप तो नहीं कर दिया सुनने में, दैट्स व्हाई। नहीं 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 ओके मैम, नहीं 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 नहीं, फायरी थैंक यू। साइंस कौन से हैं और वो सब चीजें आपको अभी पता चलेगा। आपने पढ़ा पहले भी है, बट वो ऐसे सर्व किया गया कि आप रिलेट नहीं कर पाए, बट अब आपको समझ में आ जाएगा। तो फायर क्या है? बेसिकली सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। ऑब्वियस फायर है तो शॉर्ट टेम्पर्ड तो इनके साथ में साथ साथ चलता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम लॉजिकल है, लॉजिकल है। कॉन्फिडेंस इनके अंदर भरा पड़ा है, इसलिए मैंने बोला कि डरते नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंट रहते हैं। नॉलेज नॉलेज होगा और सॉल्यूशन होगा, लॉजिकल होगा, तो जो ये वाइस वर्सा चीज हो गया ना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गया चीजें। तो ऑब्वियस है कि वो तो फिर मतलब लॉजिकल है तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आ ही जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, अर्थ पॉइंट। टॉपिक नहीं मतलब, नेक्स्ट पॉइंट अर्थ एलिमेंट। अर्थ मतलब पृथ्वी, सबको पता है। पेशेंस बहुत होता है इनके अंदर, पेशेंस। स्टेबल होते हैं, स्टेबल, पेशेंस होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं। इनका पॉजिटिव पॉइंट मनी माइंडेड, क्योंकि जो हमारे पृथ्वी तत्व की राशि है, इनको इनको पैसे के साथ जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, मैं अभी आपको मतलब फर्दर क्लासेस में, बहुत पहली दूसरी क्लास में बता दूंगी कि जब आदमी आपके पास पैसे का प्रॉब्लम लेके आए, तब आपको उसकी कौन कौन सी राशि देखनी है, बस वही देखनी है, और उन्हीं पे काम करना है और उसका पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मनी माइंडेड होते हैं। पृथ्वी तत्व का क्या हुआ? स्टेबल हुआ, पेशेंस है, मनी माइंडेड है। बट इनका नेगेटिव क्या है? स्लो बहुत है। पृथ्वी है ना, स्लो बहुत है, सोचने में ही बहुत टाइम जाता है, स्लो। फिर वाटर, जल तत्व, ये क्या है? इमोशनल। जो लोग मेरी वास्तु की क्लास में, मैंने इस पर बहुत अच्छे से बताया था। इमोशनल, घूम घुमा फिरा के, मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता,
मेरे इमोशंस की कोई कदर ही नहीं करता, मुझे कोई समझता ही नहीं है इस घर में, मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो उनकी बात यहीं से शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है, एक ही बात को गोल गोल 1 घंटा घुमाते हैं। टीयर्स, वो कोई भी सीरियल देखते रहेंगे, कोई भी मूवी देखते रहेंगे, बहते रहेंगे उनके, ऐसे ना। वाटर, एक्सप्रेसिव होते हैं, अच्छी चीज, इमोशनल होते हैं बट एक्सप्रेसिव होते हैं। सोशल बहुत होते हैं, क्योंकि इनको अपनी कहानी सुनानी होती है लोगों को पकड़ पकड़ के ना। कुछ सोशल होते हैं ये, आते जाते लोगों से भी पूछेंगे, हाँ जी तुम कैसे हो, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं, बीवी बच्चे कैसे हैं, सब। तो सोशल होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, और एक बहुत अच्छा पॉइंट, हेल्पफुल बहुत होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। टॉकेटिव बहुत हैं क्योंकि इनके अंदर इतने इमोशंस भरे हुए हैं। अगर ये टॉकेटिव नहीं होंगे तो इनको डिप्रेशन हो जाएगा, अगर बोलेंगे नहीं ना तो ये डिप्रेसिव पर्सनैलिटी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिखिए आप, एयर, वायु। इनके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क, हर चीज में क्यों, कहाँ, कैसे, इतना क्वेश्चन पूछते हैं आते जाते आते। अच्छा ये कैसे हो गया, आपने ये गाड़ी ली, कितने की आई, कैसी है, कितना वो दे देती है, एवरेज कितना है इसका, कितना इसका, मतलब जो भी, कितने में पड़ गई, क्या, तो सब, मतलब उनका खत्म ही नहीं होता, उनके क्वेश्चन मार्क रहता है यहाँ पे, बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। तो हर चीज के बारे में, एयर एलिमेंट है ना, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मैं, सेल्फ सेंटर्ड, बट एयर है, नॉलेजेबल है, नॉलेज होती है इनके पास। ये इनका सबसे बड़ा पॉइंट है। फिर है स्पेस, यानी कि आकाश पर पजेसिव होते हैं बहुत। जितने लोग होते हैं ना वो क्या कहते हैं, कांटेक्ट, वो कॉल हिस्ट्री चेक करना, कितने घंटे कितनी मिनट किससे बात हुई, बहुत पजेसिव लोग होते हैं। इस वजह से इन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आती है। केयरिंग होते हैं, पजेसिव हैं तो केयरिंग, मतलब केयरिंग है, पजेसिव है, एक दूसरे की पूरक की जैसी बातें हो गई। ठीक है। अभी बहुत सारे, अभी जो क्वेश्चन आया था, बस अब ये एक लास्ट पॉइंट में लिख पा रही हूँ कि जहाँ पे आपने फायर लिखा था उसके आगे लिख लीजिए आप कौन कौन से फायर साइन हैं, 1, 5, 9, जो मैंने अभी राशियां लिखवाई थी ना आपको, फायरी साइन कौन से हैं, 1, 5, 9। अर्थ 2, 6, 10। अभी इसको हम अभी देखना, मैं आपको इतने अच्छे से, मतलब अगर आप सीखोगे तो उसमें आप तुरंत रिलेट करोगे। मैंने अभी बोला था कि 2, 6, 10 जो राशियां हैं वो पैसे का अरेंजमेंट करने वाली राशियां हैं, कि जब पैसा चाहिए बंदे को तो 2, 6, 10 राशि को पकड़ लो, उसको ट्रीट करो, पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा आपका। कहाँ पड़ी है, कौन से घर में पड़ी है, उसके राशि लॉर्ड्स हैं, डिटेल में जानेंगे इसको। बट 2, 6, 10 ये अर्थ एलिमेंट की राशि है, और पैसे को स्टेबिलिटी के साथ भी जोड़ा जाता है। फिर है एयर, 3, 7, 11, 3, 7, 11, ये एयर के साइन है, एयर की राशियां हैं। हाँ एक ही बात, मतलब एयर साइन बोल रही थी, राशि बोल रही थी, जो भी। फिर है वाटर, 4, 8, 12। अभी मैंने जो ऊपर पॉइंटर्स लिखवाए आपको, ठीक है, आपको इन राशियों के साथ उसको रिलेट करना है, कि जैसे अगर 4 नंबर किसी के फर्स्ट हाउस में आया, और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ये मूवी मूवी का हीरो होता है, यानी कि आप खुद होते हो,
तो 4 नंबर फर्स्ट हाउस में आया, तो इमोशनल तो है ही, केयरिंग भी है ही, क्योंकि मून का साइन है। और 1 नंबर आया तो क्या होगा, फायर है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड तो हो गया। अभी जो शॉर्ट मैंने टेम्पर्ड। पॉइंट लिखवाया है ना आपको, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गया, शॉर्ट टेम्पर्ड भी। और थर्ड पॉइंट अच्छा वाला भी बोलो यार, ये मेरा है प्लीज। सॉल्यूशन प्रोवाइडर। सॉल्यूशन प्रोवाइडर लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल। लॉजिकल होते हैं। और इसमें अभी एक और तड़का मारने वाली हूँ मैं, वो अभी बताती हूँ। मैंने बोला ना इस क्लास के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि क्यों पता नहीं मेरे सॉल्यूशंस लग जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथ ना कोई और ही पावर होती है जो बोल देती है, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, बट काम बन जाता है सामने वाले का। वो मुझे अब समझ में आता है कि क्यों, क्योंकि मेरा फायरी साइन है, और राशि जो है मतलब जो है वो भी फायरी है। तो गुस्सा तो है मतलब वो तो मेरे घर वाले ही बताएंगे, मैं क्यों बोलूं। बट हाँ, सॉल्यूशन मेरे पास हर चीज का होता है, हर चीज का होता है। मेरी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, करीब सर जानते हैं, और वहां पे एक इकलौती बंदी मैं ही हूँ जो हर चीज को एक सॉल्यूशन देती है। और हर चीज का मतलब कि अच्छा ये चीज ऐसे हो गया, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि दोनों ही जो आ गया मतलब आपका मून जिस राशि में होता है उसको बोलते हैं, जैसे अगर आपका ऊपर एक नंबर लिखा है लेकिन आपका मून जो है वो फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर में आ गया, तो आपका लियो साइन हो गया, लियो राशि हो गया, और आपका असेंडेंट हो गया एरीज। तो दोनों फायरी साइन हो गए। बट मेरा लियो नहीं है, मेरा सेजिटेरियस है, तो ज्ञान की राशि हो गई, है ना। तो यहाँ से वो आता है। पहले मैं सोचती थी पता नहीं कैसे ये होता है, बट ये अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों ऐसा है। तो दोनों ही फायरी साइन है, और इसी वजह से मैंने ये देखा है कि मैं पता नहीं कैसे मुझे सॉल्यूशन देने आते हैं। अब मैं रिलेट करती हूँ, और अब आज की क्लास के बाद, इतनी सी क्लास के बाद आप लोगों को भी रिलेट होना चाहिए कि जो 2 6 10 हैं, ये जो राशियां हैं ये पैसे के अरेंजमेंट की राशियां हैं। किसी को बिल्कुल तंगी आ गई, एक एक पैसे से परेशान है, उसके हॉरोस्कोप को उठाओ, 2 6 10 राशियां कहाँ पड़ी हैं, उसके लॉर्ड कहाँ हैं। और इसमें और तड़का मारेंगे थोड़ा सा, वो गहरी बात हो जाएगी। कुछ लोगों ने बोला था कि सर से ऊपर से जा रहा था, मैं उसको नहीं छेड़ूंगी। उसमें जो उसके जो नक्षत्र हैं उसके लॉर्ड को पकड़ लो। हो ही नहीं सकता बंदा आपके पास अगली बार आए ये ना कहे कि हाँ जी, वो कह देगा। मतलब देखिए, मैजिक कुछ नहीं होता है, हर चीज स्टेप से होती है, बट वो ये जरूर कह देगा कि सर पहले एक एक पैसे के लिए परेशान था, अभी अभी चीजें अरेंज हो रही हैं, और धीरे 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 बेटर हो रही है। क्योंकि मुझे ये बिल्कुल, मैंने कल की क्लास में, वास्तु की क्लास में क्या बोला था कि ऑकल्ट वालों का जो एक फेवरेट वर्ड है ना, अबंडेंस, एक दिन में कहीं से नहीं टपकती है। कोई किसी का बड़ा लॉटरी लग गया हो तो बात अलग है, बाकी एक दिन से कहीं नहीं टपकती कि भाई आप ग्लास में ये 3 कॉइन रखो, एक डे लीफ पे नंबर लिखो। मतलब क्या ही बना रखा है, ऐसे अबंडेंस कहीं से नहीं आता। तो बट 2 6 10 राशियां, 2 6 10 राशि से आप जब इन राशियों को ट्रीट करते हो, 2 to 3 लेयर्स पे करते हैं। वो कैसे करते हैं जानेंगे फर्दर क्लासेस में। तो आपका पैसे का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। 3 7 11, 3 7 11 मैंने क्या बताया, एरी साइन है। मैंने क्या बोला आपको, नॉलेज की। अगर कोई किसी को नॉलेज गेन करने में दिक्कत आ रही है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं कुछ, तो आपको ये साइन को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। 4 8 12 वाटरी साइन है। वाटरी में भी मतलब इसमें भी डिटेल है कि कौन सा वाला पानी है। जैसे मीन है, समुंदर का पानी है, अथाह पानी, तो उसको भी हम जानेंगे डिटेल में। अभी मैं राशियां पढ़ाऊंगी ना, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूज मत हो। राशि में आपको, जिस दिन मैं राशि पढ़ाऊंगी ना, उस दिन से आपको थोड़ा थोड़ा आज भी अभी आप जो मैंने सेंटेंस बोले इनको सुनना, और फिर अपने अपने चार्ट, अपने बच्चों के साथ उठा के देखना
कि कौन हमारे घर में ऐसा है जो सॉल्यूशन दे सकता है। कौन, देखे एयर एलिमेंट वाले से कभी सॉल्यूशन मत लेना, वो खुद ही कंफ्यूज है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। वो अभी कुछ बोलेगा कि अरे आप एक ऐसा करना, आप ना मून की रेमेडी कर लेना, आधे घंटे बाद अरे नहीं 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 मून की मत करना, आपका ना ज्यादा मरकरी खराब है, मरकरी की रेमेडी करो, नोट को देखो। फिर आप अगली बार जब जाओगे उनके पास, ओहो यार उस टाइम पता नहीं ध्यान नहीं दिया, आपके साउथ वेस्ट में भी ये रेमेडी होनी चाहिए थी, ये साउथ वेस्ट में हो जाती तो कभी प्रॉब्लम। कंफ्यूज, क्योंकि एयर ही साइन है, एयर क्या है? बहती है, समझो आप, एयर स्टेबल नहीं है, बह रही है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। अब आपको इंसान को समझना है कि आपको कहाँ से सॉल्यूशंस लेने हैं। अब आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए, चीजें क्लिक होनी चाहिए। और ये मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, ये पता नहीं आपने कितनी बार सुना होगा कि ये जल की राशि है, ये पृथ्वी की राशि है, क्यों है, कैसे है, क्या काम आ रही है, ये तो जानो। जल पृथ्वी तत्व ये तो पढ़ लिया आपने, और अपने आप से पहले भी पढ़ा है, बट क्या काम आ रहा है ये तो पढ़ो, किस किस काम आएगा वो। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी क्लास को खत्म करते हैं। मैम स्पेस ये का नहीं बताया आपने। मैम ये ना एक चार्ट लगाया मैंने, आप लोग एक प्लीज इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इसके अंदर आपको उनका आपको राशि पता लग जाएगी, उसका मालिक पता लग जाएगा, और उसका तत्व पता लग जाएगा, और उसका जैसे मैडम ने पढ़ाया है अभी आपको, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल सब सामने लिखा हुआ है। ये एक चार्ट है ना, अपने पास प्रिंट आउट लेके या फिर अपने पास नोट डाउन करके ये अपने टेबल के सामने लगा लेना, ये बहुत ये मतलब काम आएगा। अभी इसमें जो ये आप देख रहे हो ना, चार द्विस्वभाव, ये इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल करूंगी। और इतनी चीजें समझने के बाद, ये जो हम फटफट फटफट बोल के जा रहे हैं ना, और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या यूज है, इतनी चीजें समझने के बाद आपको आधी चीजें क्लिक होंगी, अच्छा ये यहाँ पे ऐसे है तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको इसको, हमें फटाफट खिचड़ी नहीं बनानी है। हम, कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन इतना पढ़ेंगे हमारे अंदर तक उतरे, हमको समझ में आए, हमें समझ में आए कि ये चीज ऐसे है तो ऐसे क्यों है, कि पीछे का लॉजिक क्या है। ये नहीं, ये जल तत्व की राशि है जी, ये ऐसे है, उससे क्या लॉजिक है, मतलब क्यों, क्या करेगा वो, जल तत्व है तो क्या मतलब, कैसे समझे उसको, फायरी दो साइन है तो क्या मतलब। तो पीछे आपको पता लॉजिक क्या होना है? चाहिए, इसलिए मैंने ब्रीफ किया वो। मैम अगर किसी का असेंडेंट भी फायरी साइन का हो और उसका मीन्स उसका वो लियो हो, राशि, फिर आज की राशि। मेष राशि, हाँ हाँ, राशि मेष हो और असेंडेंट उसका लियो हो हम्म। तो अच्छा देखो देखो अच्छा, मैडम है ना, मेष मेष लगा दूंगा क्या? रजिंद्र ओके, सर, जी जी जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी क्या? मैं कर देता हूँ। हाँ कर दीजिए, अभी शॉर्ट रहेगी ना, वो लोगों के लिए इजी रहेगा।